नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित है और यह अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। मोंटेस्क्यू ने हमेशा से इस बात पर विशेष बल दिया कि सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए तथा उन्हें अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उनके द्वारा एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करने या नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मोंटेस्क्यू के शब्दों में, यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो कोई भी स्वतंत्रता नहीं रह सकती। इसी तरह यदि न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया जाता तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी गई कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका उन्हें कार्यान्वित करे और न्यायपालिका यह देखे कि संविधान के विरुद्ध कोई कार्य ना किया जाए। अतः अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य के एक राष्ट्रपति में निहित होगी। तीसरे अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर स्थापित करे। इस प्रकार उक्त तीनों अनुच्छेदों में व्यवस्था के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान के संरक्षक के रूप में देश का सर्वोच्च न्यायालय सदा इसके लिए प्रयत्नशील रहा है कि इसकी मान्यता बनी रहे। अमेरिका के संविधान में शासन के तीनों विभागों को न केवल पृथक पृथक किया गया है वरन उन्हें अधिक से अधिक एक दूसरे से स्वतंत्र करने की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है और उसे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कांग्रेस उसे पद से साधारणतः नहीं हटा सकती क्योंकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस को उसके विरुद्ध महाअभियोग चलाना पड़ता है। कांग्रेस की भी स्थिति भी स्वतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता। न्यायपालिका की स्थिति भी स्वतंत्र है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण यद्यपि कांग्रेस करती है तथा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पर एक बार पद धारण करने के बाद न्यायाधीशों को महाअभियोग की कठिन प्रक्रिया का सहारा लिए बिना नहीं हटाया जा सकता। इस प्रकार अमेरिकी संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन के विभिन्न अंग पृथक पृथक ही नहीं वरन परस्पर स्वतंत्र भी है। इसके साथ ही अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को भी अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान संविधान निर्माता ये जानते थे कि यदि सरकार के एक अंग पर दूसरे अंग का थोड़ा सा भी नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया तो संभव है कि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए और उनमें कोई भी पारस्परिक सहयोग ना रहे। यही कारण था कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ
नियंत्रण और संतुलन की पद्धति को भी जोड़ दिया। अमेरिकी संविधान में इस सिद्धांत को अपनाकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की कमियों को दूर करने और उसके लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया गया है। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि शक्ति पर शक्ति का नियंत्रण हो, ताकि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में अनियंत्रित शक्ति न रख सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे कांग्रेस की शक्ति को नियंत्रित करने की व्यवस्था। कांग्रेस को व्यवस्थापन के क्षेत्र में शक्तियां दी गई है, किंतु राष्ट्रपति तथा न्यायालय द्वारा अवरोध की भी व्यवस्था कर दी गई है। कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए आवश्यक है कि कानून बनने से पहले उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो। विधेयकों की स्वीकृति के विषय में राष्ट्रपति को 2 प्रकार के वीटो, वैधानिक वीटो व परंपरागत वीटो प्राप्त है। वैधानिक वीटो निलंबन का निषेधाधिकार है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर दें। कांग्रेस पर न्यायपालिका का भी नियंत्रण रहता है। न्यायपालिका कांग्रेस के कार्यों का पुनः विलोकन कर सकती है और यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हों तो उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। राष्ट्रपति को नियंत्रित करने की व्यवस्था। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां दी गई है। उदाहरणतः वह युद्ध और शांति की घोषणा के लिए परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है, परंतु वह ऐसी घोषणा केवल कांग्रेस की स्वीकृति से ही कर सकता है। राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति के बिना जनता पर टैक्स नहीं लगा सकता। बजट की स्वीकृति कांग्रेस से ही लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति के बिना नियुक्ति भी नहीं कर सकता। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करता है। यदि राष्ट्रपति के कार्य संविधान के प्रतिकूल है तो वह उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को भी नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह शासन का तीसरा अंग है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के विरुद्ध हो। परंतु कांग्रेस और राष्ट्रपति भी न्यायालय को अनेक तरह से नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है। न्यायाधीशों को कांग्रेस महाभियोग द्वारा हटा सकती है। कांग्रेस न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को कानून द्वारा घटा या बढ़ा सकती है। यह संघीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को भी सीमित कर सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई अनुचित निर्णय दे तो कांग्रेस संविधान में संशोधन कर उसे अनुचित घोषित कर सकती है और लागू भी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर दे, उसका दंड कम कर दे या दंड स्थगित कर दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में न केवल शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बहुत अच्छे से अपनाया है, बल्कि उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और इसके लागू करने के सिद्धांत को भी बहुत अच्छे से नियंत्रण और संतुलन प्रणाली को भी बहुत अच्छे से अपनाया है। धन्यवाद।